शिवपाल को कमल संदेश। जी हाँ, शिवपाल यादव पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हैं। वजह है समाजवादी परिवार के भीतर क्लाइमैक्स के करीब पहुंचता महाभारत। शिवपाल यादव तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और सियासी तौर पर प्रसपा के अध्यक्ष। वे अब तक समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहयोगी दल के प्रमुख हैं, लेकिन उनकी आने वाले कल में भूमिका बदल जाए तो किसी को हैरानी भी नहीं होगी। एक दिन पहले उन्होंने भाजपा के आला नेताओं को ट्विटर पर फॉलो किया था। उसके बाद से अटकलें भी आसमान पर पहुंच गई थी और इसी बीच भाजपा के पूर्व विधायक और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते में समधी हरिओम यादव ने शिवपाल को सीधा न्योता दे डाला है। उन्होंने कहा है कि आइए हमारे साथ आइए और मोदी योगी के हाथ को मजबूत करिए। यानी शिवपाल को भाजपा की तरफ से मिल गया है कमल संदेश। साफ कह दिया गया है, पधारो मारे देश। शिवपाल को भाजपा की तरफ से कमल संदेश। सैफई के महाभारत में भाजपा का हरिओम दाव। तो माननीय शिवपाल सिंह जी को हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत। समाजवादी परिवार में महाभारत के बीच शिवपाल सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा, इस पर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। सस्पेंस इसलिए क्योंकि शिवपाल ने भाजपा से करीबी बढ़ने का इशारा भर दिया है। अभी बड़ी घोषणा होनी बाकी है। इस बीच भाजपा के पूर्व विधायक और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते में समधे हरिओम यादव ने शिवपाल को सीधे सीधे भाजपा में आने का न्योता दे डाला है। तो हमारा सुझाव है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद किया है, माननीय योगी जी को, मोदी जी को पसंद किया है और मोहर भी लगा दी है 22 के चुनाव में। तो हम चाहते हैं जब जनता पसंद कर रही है तो माननीय शिवपाल सिंह जी को हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत। सुना आपने, शिवपाल सिंह यादव को हरिओम यादव बिना लाग लपेट भाजपा में आने का खुला निमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही ये भी कहने से नहीं चूक रहे कि सैफई में एक शकुनी अखिलेश के साथ मिलकर लगातार शिवपाल सिंह यादव का अपमान कर रहे हैं और अब शिवपाल को ये सब नहीं झेलना चाहिए। प्रदेश के बड़े नेता हैं, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और प्रदेश की जनता भी उनका सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी में बहुत अपमान झेल लिया है और सैफई का एक शकुनी और अखिलेश जी मिलकर उनको लगातार अपमानित कर रहे हैं और ये दोनों पार्टी को खत्म किए देना, पार्टी समाजवादी पार्टी खत्म होने के कगार पर। भाजपा नेता हरिओम यादव रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के समधी लगते हैं। हरिओम यादव के भाई रामप्रकाश नेहरू की बेटी मृदुला यादव की शादी मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के बेटे रणवीर यादव से हुई है। मृदुला सैफई की ब्लॉक प्रमुख और पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव की मां है। समाजवादी परिवार के भीतर अब अखिलेश यादव से शिवपाल यादव की नाराजगी किसी से छिपी नहीं रही। 2 अप्रैल को शिवपाल सिंह यादव ने ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को फॉलो किया था। इसके साथ ही शिवपाल के बाद दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव की मुलाकात भी चर्चा में रही। इस माहौल में शिवपाल को लेकर भाजपा की तरफ से जताई गई ये हमदर्दी और उन्हें पार्टी में शामिल होने का खुला न्योता साफ तौर पर कई बड़े संकेत देता है। माननीय शिवपाल सिंह जी को हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत करें। इसी में प्रदेश की जनता का हित सुरक्षित है। अब देखना यह है कि शिवपाल पहले की तरह ही अभी खामोशी कायम रखते हैं या अगले कदम को लेकर फिर बिना कुछ कहे कोई नया इशारा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। योगी सरकार के बुलडोजर ने आज वर्दी को बदनाम करने वाले एक खलनायक के ठिकाने को तबाह कर दिया। लखनऊ के चिन्हट इलाके में यह बुलडोजर चला। इससे 900 स्क्वायर फीट में बनी 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते धूल में मिल गई। ये मकान गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का था। मनीष गुप्ता की पिछले साल सितंबर में संदिग्ध स्थिति में गोरखपुर में मौत हो गई।
पुलिस इंस्पेक्टर रहे जगत नारायण को इस केस में मुख्य आरोपी बनाया गया था। फिलहाल ये दागी पूर्व पुलिस अधिकारी जेल में है। इधर लखनऊ के इसके मकान को प्रशासन ने धूल में मिला दिया है। सूली पर चढ़ा वसूली का मकान, वर्दी वाले खलनायक का अवैध ठिकाना ध्वस्त, बुलडोजर ने ढहा दिया आरोपी पूर्व इंस्पेक्टर का 3 मंजिला मकान। लखनऊ में इस मकान पर चलते बुलडोजर को गौर से देखिए। यह आलिशान इमारत जिस शख्स के नाम थी उसे आप भूले नहीं होंगे। नाम है जगत नारायण सिंह। ये वही आरोपी पूर्व इंस्पेक्टर है जिस पर गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना इलाके में तैनाती के दौरान कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या का पिछले साल आरोप लगा था। लखनऊ के चिन्हट इलाके में ये 3 मंजिला मकान नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था। सतरिक रोड पर देवराजी विहार में बना ये मकान बनाते वक्त जगत नारायण सिंह ने एलडीए से नक्शा तक पास कराने की कोई जरूरत नहीं समझी थी। इसी वजह से अब इसे ढहा दिया गया है। गोरखपुर के होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के चिन्हट स्थित आवास पर बुलडोजर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर आज दोपहर से एलडीए की टीम यहां पर पहुंची और लगातार बुलडोजर से मकान को ढहाने की कार्रवाई कर रही है। ये मकान बहुत पॉश इलाके में है और इस समय वर्तमान कीमत इसकी करीब 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हम आपको दिखाते हैं ये नोटिस जो एलडीए की तरफ से लगाया गया है बुलडोजर से मकान गिराने का, लखनऊ विकास प्राधिकरण, और इसमें साफ लिखा है प्रिंस जगत नारायण सिंह, यानी यही इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, इन्हीं का मकान है ये और उसके ये कार्रवाई हो रही है। देखिए सामने बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है और ध्वस्तीकरण का जो आदेश है वो यहाँ पर अभी लागू हो गया है। एक एक कोना कोना तोड़ा जा रहा है। कॉर्नर का मकान है ये और करीब 11 साल पहले एलडीए से बिना परमिशन के ये मकान बनाया गया था। इस इमारत में 10 से ज्यादा कमरे हैं। मकान की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की है। एलडीए और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में इस बिल्डिंग को अब ध्वस्त कर दिया गया है। जो रामगढ़ ताल के इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह को सोशल मीडिया पर नगद नारायण सिंह भी कहा जाता है। ये उनका चर्चित नाम था क्योंकि वो बिना नगद यानी रुपया लिए बगैर कोई भी काम नहीं करते थे। ये उनका चर्चित लोगों के बीच में एक सूत्र वाक्य था कि वो इंस्पेक्टर जगत नारायण नहीं नगद नारायण सिंह है। तो जिस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है यहाँ पर ये बताते हैं कि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह फिलहाल अभी वो जेल में है लेकिन कभी इस मकान में नहीं आए। ये 11 साल से मकान बना है, 11 साल पहले बनाया गया था और यहाँ पर एक हॉस्टल चला रहे थे। जो उनके करीबी हैं, संगी साथी हैं, वो यहाँ पर एक हॉस्टल का संचालन कर रहे थे। लेकिन पिछले 2 साल जो कोरोना में रहे और तमाम इंस्टीट्यूशन बंद रहे, इस वजह से हॉस्टल में छात्र नहीं थे। लेकिन अभी यहाँ पर छात्रों ने आना शुरू किया था। कुछ छात्र यहाँ रहते भी थे। जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का पता चला तो छात्र यहाँ से हटा दिए गए, उनको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह भेजा गया है। ये एलडीए से कब से नक्शा पास नहीं कराया था इन्होंने? अब ये हम लोगों को जानकारी मिली थी कि 2000 जब हम लोगों ने नोटिस जारी करी उसमें पता लगा कि इन्होंने बिल्डिंग जो है बिना नक्शा पास कराए बना ली है। उसके क्रम में हम लोगों ने नोटिस जारी करी थी और उस नोटिस जारी करने के बाद ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। कोई शमन शुल्क लगना था वो भी जमा नहीं? नहीं, कुछ भी जमा नहीं किया इन्होंने। ना कोई कंपाउंडिंग दाखिल करी, ना कोई नक्शा पास कराया। कितनी कंपाउंडिंग थी सर? नहीं, कंपाउंडिंग जब जमा नहीं कर तो हम कैसे कह सकते हैं कंपाउंडिंग कितनी आएगी? वो तो नक्शा उसका जमा होता है कितने एरिया का कैसा है, फिर उस पर कैलकुलेशन होती है, तब कंपाउंडिंग जमा होती है। आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता गोरखपुर अपने 2 साथियों के साथ घूमने गए थे। वे गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस में ठहरे थे जहां से उनकी संदिग्ध मौत की खबर आई। परिजनों ने आरोप लगाया था कि वसूली के नाम पर होटल पहुंचे इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और दूसरे पुलिसकर्मियों ने जानलेवा पिटाई कर इन्हें मार डाला था। कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद रामगढ़ ताल थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया था। आरोपी पुलिसकर्मियों को तब सस्पेंड कर दिया गया था। मामले की पहले एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे, बाद में सीबीआई जांच शुरू हुई। मुख्य आरोपी पूर्व इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी मौजूदा समय में जेल में हैं। इस मामले में सीबीआई जांच में सभी आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की गई है।
अब मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ का चर्चित बुलडोजर, जो सबसे पहले सरकार बनने के बाद, योगी 2.0 के बाद सबसे पहले हजरतगंज के एक अपार्टमेंट पे चला था जो अवैध रूप से बना हुआ था। उसके बाद जानकीपुरम के एक स्कूल की जो प्रबंधन है उसने जमीन पर कब्जा करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, उस पर चला। और ये तीसरी कार्रवाई है, यानी अब तक जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें ये तीसरी कार्रवाई है जिसमें बुलडोजर चल रहा है। और बहुत सारे यहाँ जो मजदूर हैं वो भी बुलाए गए। ये देखिए खिड़की टूटी हुई पड़ी है रास्ते में, ऐसे तमाम जो कंस्ट्रक्शन है वो बिखरा हुआ है यहाँ पर। जो ध्वस्तीकरण इत्यादि की कार्रवाई है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही की जाती है और यह सुनिश्चित कराया जाता है कि जो भी ध्वस्तीकरण हो रहा है वो एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही हो, और विशेषकर उन लोगों पे जिन्होंने अवैध तरीके से या अवैध ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे, नजूल की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और अपने रसूख के कारण लोगों को धमका चमका के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। राज्य के सबसे संगीन मामलों में से एक के मुख्य आरोपी के ठिकाने पर हुई ये कार्रवाई बताने को काफी है कि अवैध कमाई और नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माण का अंजाम क्या होता है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। अब बात एक ऐसी खबर की जिसका असर लाखों छात्रों पर होने वाला है। खबर मदरसे की जांच से जुड़ी है। योगी सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना में गड़बड़ी की कोशिश करने वाले माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। इसके लिए 7000 से ज्यादा मदरसे की जांच कराई जाएगी। ये जांच सरकारी मदद के उपयोग को लेकर होगी। ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि कई मदरसे सरकारी फंड तो लेते हैं लेकिन इनका जमीन पर कोई वजूद नहीं होता। एक बार फिर इस मामले की तफ्तीश होगी और हर गड़बड़ी पर कार्रवाई की जाएगी। मदरसों की जांच कराएगी योगी सरकार। फर्जी मदरसे की शिकायत के बाद बड़ी तैयारी। सात 7,442 मदरसों की होगी पड़ताल। मदरसों को आधुनिक बनाने की योजना का फायदा उठाने वाले राज्य के सभी मदरसों की जांच हो सकती है। सरकारी मदद पाने वाले 7,442 मदरसों में से कुछ के फर्जी ढंग से कागज पर चलने के आरोपों का सच सामने लाने के लिए सरकार सभी मदरसों की जांच करा सकती है, जिससे मदरसों में पढ़ाई को आधुनिक बनाने की योजना में कोई चाहकर भी पलीता न लगा पाए। कई सारी अनियमितताएं हर जगह हैं, उन पर बारे में हम देख विचार कर रहे हैं और विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। विभाग जब अपनी कार्रवाई कर लेगा तो आप लोगों को आधिकारिक रूप से बताया जाएगा। यूपी में करीब 16,000 मदरसे हैं, जिनमें तकरीबन 20 लाख छात्र पढ़ते हैं। इनमें से 7,000 से ज्यादा मदरसे आधुनिकीकरण योजना के तहत सरकार से मदद लेते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में योगी सरकार ने मदरसों को आधुनिक बनाने की योजना के लिए बजट में 479 करोड़ आवंटित किए थे। लंबे समय से इस बात की शिकायतें आती रही हैं कि कई मदरसे सरकार से मदद तो लेते हैं लेकिन इनका जमीन पर वजूद ही नहीं है। ऐसे मामलों की समय समय पर जांच होती रही है। अब योगी सरकार एक बार में इन सभी मदरसों की सच्चाई को परखने की तैयारी में है, जिससे हर गड़बड़ी पर लगाम लग सके और जरूरतमंदों के हिस्से का खर्च गलत हाथों में न जाने पाए। फर्जीवाड़े पर एक बार फिर योगी सरकार सख्त नजर होती आ रही है। दरअसल मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत जो मदरसे लाभान्वित होते हैं उत्तर प्रदेश में, जिन्हें हम क्या अनुदान मिलता है, ऐसे तकरीबन 7,400 से ज़्यादा जो मदरसे हैं अब उनकी जांच कराने की तैयारी है, क्योंकि अमरोहा, कुशीनगर, गोंडा इन जिलों से ऐसी शिकायतें आई थी कि बहुत सारे यहाँ जो मदरसे हैं, जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा योजना के तहत लाभान्वित होते हैं, जिन्हें अनुदान मिलता है, वहाँ पर फर्जीवाड़ा
किया जा रहा है। और ये शिकायतें जब शासन स्तर पर पहुंची उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जितने भी इस तरह के मदरसे हैं जिन्हें अनुदान मिलता है 7400 से ज़्यादा जिनकी संख्या है, इनमें शिक्षकों की संख्या भी 21,000 से ज़्यादा है, तो इन सभी की अब शासन जांच कराएगी। मदरसों में पारंपरिक शिक्षा के साथ ही आधुनिक शिक्षा पर राज्य सरकार का सबसे ज्यादा जोर रहा है। हाल ही में यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने तमाम मदरसों के लिए खास निर्देश जारी किए थे। इसके तहत क्लास शुरू होने से पहले हर मदरसे में बच्चे राष्ट्रगान गाएंगे। मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 14 से 27 मई तक कराने का भी निर्देश जारी किया गया। दीनी तालीम के साथ ही राज्य के तमाम मदरसे में पहले ही कंप्यूटर से लेकर विज्ञान, गणित, हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई के लिए आदेश दिए जा चुके हैं, जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्र किसी भी विषय में दूसरे स्कूलों के मुकाबले पीछे नहीं रहने पाए। अब योगी सरकार मदरसे में पढ़ाई को पूरी तरह चाक चौबंद करने में जुट गई है। मुस्लिम समाज भी एक अच्छा समाज है। हर समाज को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। हम मुस्लिम समाज के बच्चों को मदरसों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा देने का काम करेंगे, देशभक्ति शिक्षा देने का काम करेंगे, राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का काम करेंगे। पिछले साल SIT जांच में करीब 400 मदरसे में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। इनमें से 250 मदरसे कागजों पर चल रहे थे। तब खुलासा हुआ था कि कागज पर मदरसों को दिखाकर फंड लिया जा रहा है, लेकिन जमीन पर इनका वजूद तक नहीं, जिसके बाद इन पर लगाम कसी गई थी। अब साल भर बाद एक बार फिर सरकार मदरसों को मिलने वाले सरकारी फंड की पाई के सही इस्तेमाल के लिए 7,000 से ज्यादा मदरसे की जांच की तैयारी में है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अब बात उस खबर की जिस खबर ने यूपी के लाखों छात्रों को सबसे बड़ा झटका दिया था। लेकिन अब बारी ऐसा करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की होगी। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलिया का रहने वाला निर्भय नारायण सिंह का स्कूल का एक प्रबंधक है, मैनेजर है। स्कूल के मुताबिक इसी ने अंग्रेजी का पेपर लीक कराने के बाद उसे बेचा था। अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी तक वो पहुंच चुकी है और अब तक 46 लोगों को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बलिया का परीक्षा माफिया शिकंजे में। सात लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला मास्टरमाइंड अब पुलिस के शिकंजे में है। बलिया में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के अंग्रेजी के पेपर का पर्चा परीक्षा से ठीक पहले लीक हो गया था। इसके बाद 24 जिले में अंग्रेजी की परीक्षा को फौरन रद्द करना पड़ गया था। पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह को भी बलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और क्या क्या अब तक कार्रवाई हुई है, इस बारे में बात करने के लिए ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत सर, कितने लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं? 30 तारीख को जो अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ था उसमें अब तक 46 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आज उसका मास्टरमाइंड अपने साथियों के साथ भी पकड़ा गया है, जिसका नाम निर्भय नारायण सिंह है और वो महाराजी इंटर कॉलेज का प्रबंधक भी है। इसने अपने साथियों के साथ कूट रचित तरीके से सील बंद प्रश्न पत्रों को टेम्पर करके उससे प्रश्न पत्र निकाले तथा अपने साथी से उसको सॉल्व कराया तथा आर्थिक लाभ हेतु विभिन्न लोगों को उसने सप्लाई किया और पैसे लिए। तो हम लोगों ने बहुत अल्प अवधि में इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया है। इसकी वजह से 7 लाख छात्र ठगी से रह गए। वो जब परीक्षा केंद्र पहुंचे तो पता चला कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। वजह है पर्चे का लीक हो जाना। अब इसे अंजाम देने का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। नाम है निर्भय नारायण सिंह। निर्भय नारायण सिंह बलिया के महाराजी देवी स्मारक इंटर कॉलेज का प्रबंधक है और पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक उसी ने पेपर लीक कांड की स्क्रिप्ट लिखी थी।
इसमें हमारी STF की टीम भी लगातार कार्य कर रही थी तथा प्रशासनिक अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी लगातार सहयोग कर रहे थे और सबके सहयोग से और सार्थक प्रयास से ही ये संभव हो पाया है। इसमें से जो मुख्य साजिशकर्ता हैं उनके विरुद्ध हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने बच्चों के कैरियर के साथ, छात्रों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत की है। सर, ये पेपर कहाँ पर रखे हुए थे जहाँ से लीक हो गए? ये जो डिलीवरी होती है वो उनके प्रबंधक के पास ही ये डबल लॉक में रखे रहते हैं और सभी पहलुओं की जांच एवं विवेचना अब चल रही है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और प्रथम दिन ही जो वहाँ के DIOS हैं उनको विभागीय कार्रवाई भी की गई है और उसके न्यायिक हिरासत में भी गिरफ्तार करके भेजा गया। निर्भय ने अपने कॉलेज के स्टाफ के साथ मिलकर पेपर लीक कराया और उसकी एक कॉपी 25 से 30 हजार रुपए में छात्रों को बेची। इस मामले में अब तक 46 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 4 विद्यालय प्रबंधक, 3 प्रिंसिपल, 10 शिक्षक हैं, 5 प्राइवेट कोचिंग शिक्षक और 3 स्कूलों के क्लर्क भी आरोपियों में शामिल हैं। सीएम योगी ने खुद तमाम अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जल्द से जल्द हर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया था और इसका साफ असर दिख रहा है। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर उन्हें सीखचों के पीछे पहुंचाने में जुटी है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। नवरात्र की शुरुआत होने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने विंध्याचल धाम में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही सीएम योगी ने विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों से परियोजना की जानकारी ली। अपने दूसरे कार्यकाल में तीर्थ स्थलों को संवारने के काम में सीएम योगी पूरी शिद्दत से जुट गए। मां विंध्यवासिनी के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ। मां विंध्यवासिनी से लिया सीएम योगी ने आशीर्वाद। मंदिर में किए दर्शन पूजन, होने लगा शंखनाद। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन किए थे, तो नवरात्रि में मां विंध्यवासिनी के दरबार में माथा टेका। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। संकरी गलियों से होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ माता के दरबार में पहुंचे, जहां डमरू और शंखनाद से पूरा परिसर गूंज उठा। मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे तो मां के भव्य स्वरूप का दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश किया और फिर गर्भगृह पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी का दर्शन पूजन और नमन किया। जहां सीएम योगी पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आए, तो वहीं हर तरफ माता के जयकारे गूंज रहे थे। मंदिर से निकलने के बाद विंध्यवासिनी धाम में बन रहे विंध्य कॉरिडोर के बारे में जानकारी ली, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। विंध्य कॉरिडोर से भक्तों को मिलेगी राहत। विंध्य क्षेत्र में रोप वे बनकर तैयार। मंदिर की परिक्रमा के लिए चौड़ीकरण का काम। मंदिर के चारों तरफ 50 फीट चौड़ा परिक्रमा पथ। मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण। लगातार विंध्य क्षेत्र में काम चल रहा है और ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। 2017 में जब पहली बार सीएम बने योगी आदित्यनाथ, तो प्रदेश के तीर्थ स्थलों को संवारने का काम किया जा रहा है। 30 अक्टूबर 2020 को विंध्य कॉरिडोर को मंजूरी मिली। करीब 500 करोड़ में बनकर होगा तैयार। म्यूजियम से लेकर हेलीपैड तक की सुविधा मिलेगी। गेस्ट हाउस, डेकोरेटेड स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएंगी। विंध्य क्षेत्र में कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है और जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की दोबारा शपथ ली, तो मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द विंध्य कॉरिडोर परियोजना को खत्म किया जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।